ओके, तो इस वाले नेक्स्ट पार्ट में चलिए हम अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए हमने छोड़ा था लास्ट टाइम कहाँ पे, राउटर की मेमोरीज के ऊपर, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछता है, व्हाट इज़ बूट पी, बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल। देखिए अगर आप सर्वर के अराउंड आपने थोड़ा बहुत काम किया है या पढ़ा है, आपने DHCP प्रोटोकॉल पढ़ी होगी, राइट। या फिर राउटर में भी हमने देखा है हमारे राउटिंग वाले पार्ट में कि कैसे राउटर को एज ए DHCP सर्वर आप कन्फिगर कर सकते हैं। तो DHCP देखिए ओरिजिनली नहीं बनी थी आपके ऑटोमेटिक एड्रेस असाइनिंग के लिए, राइट। तो सबसे पहले कौन सी प्रोटोकॉल आई थी आपकी, बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल, बूट पी। तो इस पे चलता था सारा ऑटोमेटिक काम। तो जो आपकी DHCP है एक्चुअली ये बूट पी पे ही डिजाइंड है, जो इसका मैसेज फॉर्मेट था इनिशियली वो बूट पी पे ही बनाया गया था। तो यस यू कैन से जो आपकी बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल ये आपकी ऑटोमेटिक IP एड्रेस असाइन करवाने के लिए यूज की जाती थी बिफोर DHCP, राइट। तो अभी कौन सी यूज होती है आपकी, DHCP। ओके देन फिर आपसे पूछता है कि एप्लीकेशन लेयर का नेटवर्किंग में क्या काम है। तो सबसे मेन काम तो आपको पता ही है, ये आपको दिख रहा है मैं ब्राउज़र ओपन करके बैठा हूँ यहाँ और अपनी PDF फाइल को यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। तो मैं अपनी PDF फाइल को समझिए क्या तब तक रीड कर पाता जब तक ये ब्राउज़र मेरे पास ना होता। याद है आपको विंडोज़ ने विंडो 10 में माइक्रोसॉफ्ट ने ये एज में फीचर दिया है आपको, आप यहाँ देखेंगे ना ये एज का नया अपडेटेड वर्जन है बिल्कुल नीचे। तो माइक्रोसॉफ्ट एज जो हमारा है वो PDF रीडर का भी काम करता है, देखिए एनोटेशन का भी काम करता है। आप देखिए यहाँ पे अगर इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हाईलाइट के ऑप्शन मिलेंगे, आप इसको रीड अलाउड कर सकते हैं, राइट। बहुत सारे ऑप्शन आपको देता है। मुझे तो ये इवन जो एडोब का PDF रीडर उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपको मे बी आई डोंट नो कुछ लोगों को ये अजीब लगता हो, आप सोचते हो कि PPT में सर क्यों नहीं रन करते हैं ये, तो मुझे ये कंफर्टेबल लगता है। बट येस इफ़ यू थिंक कि PPTs आर मोर बेटर, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए ही है, आपको जो कन्वीनियंट लगेगा हम वही फॉलो करेंगे, राइट। तो हाँ मैं बात कर रहा था एप्लीकेशन लेयर की। तो जब तक आप अब मान लो एडोब का PDF रीडर भी यूज़ करते हैं, तो वो भी एक तरह से किसका एग्जांपल है कि वो एप्लीकेशन लेयर का। जब तक एक एप्लीकेशन लेयर का सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं होगा आप कोई भी काम नेटवर्क पे नहीं कर सकते, राइट। तो मैं इन सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज ही नहीं कर सकता हूँ जब तक मेरे पास ऐप नहीं होगा, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा, सबसे पहला काम। और दूसरा क्या है आपका, देखिए ज़रा, ठीक है। तो ये तो आपका जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन वाला प्रोसेस है। अच्छा ये थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन को उससे अलग रखिएगा आप, जो आपकी सेशन लेयर पे होता है ना कि रिज्यूम वाला ऑप्शन, जो जहाँ डाउनलोड फेल होता था वहीं से सिंक्रोनाइज। इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन लेयर आपको ये चेक करके देगा कि जो सोर्स साइड और डेस्टिनेशन साइड है, मीन्स जो क्लाइंट एंड सर्वर साइड है, उन पे मिनिमम नेटवर्क रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, राइट। मीन्स आपके पास OS है या नहीं, उसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या नहीं, आपकी केबल लगी हुई है या नहीं, लाइक एवरीथिंग। तो ये जो मेक श्योर करेगा वो कौन सा है आपका एप्लीकेशन लेयर। अब आप सोचेंगे केबल वाला पॉइंट कि सर वो तो फिजिकल लेयर का था, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं करते। फिजिकल लेयर अगर अप एंड रनिंग होगी तभी एप्लीकेशन लेयर काम कर रही होगी, राइट। तो ठीक है, तो ये आपका काम किसका हुआ, एप्लीकेशन लेयर का नेटवर्किंग के अंदर। तो सबसे मेजर आपके माइंड में जो इमेज बननी चाहिए एप्लीकेशन लेयर का नाम आता है, इट मीन्स यूज़र इंटरफेस, दैट्स इट। वो यूज़र इंटरफेस आपका ब्राउज़र भी हो सकता है, आपका PDF रीडर भी हो सकता है, आपका कन्वर्टर एडिटर कुछ भी हो सकता है। ओके जी, यूज़र मोड कौन से अलग अलग आपके अच्छा नहीं, क्वेश्चन कुछ हो रहा है, डिफरेंशिएट यूज़र मोड फ्रॉम प्रिविलेज मोड। यूज़र मोड जो आपका पहला मोड है और वो प्रिविलेज मोड जो इनेबल मोड सेकंड मोड है, दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए पहला तो वही है कि आप यूज़र मोड में लिमिटेड काम कर सकते हो, गिनी चुनी शो की कमांड, पिंग, आपका टेलनेट, आप ट्रेस RT, ये सब कुछ कर सकते हो, राइट। पर उससे भी ज़्यादा पावरफुल मोड कौन सा है आपका, प्रिविलेज मोड, जिसमें आप शो की कमांड रन कर सकते हो, इवन आप राउटर को रिस्टार्ट कर सकते हो। समझ रहे हो कितना डेंजरस है वो, अगर कोई अनऑथोराइज्ड बंदा रिस्टार्ट कर पाए तो, राइट। ओके देन दूसरे साइड कुछ और इसमें दिया है, ओके यस। तो यही मेजर डिफरेंसेस है, पावर का ही है आपके पास। प्रिविलेज मोड बोला इसीलिए जाता है इसको क्योंकि प्रिविलेजेस आपके एक्सेस राइट्स बढ़ जाते हैं जब आप सेकंड मोड में एंटर करते हैं। तो ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है 100 बेस FX क्या है। तो 802.3 इथरनेट फैमिली स्टैंडर्ड्स की एक वीडियो हमने बनाई थी स्पेशली इसी तरह के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, तो आई वुड रेकमेंड वो वीडियो आप ज़रूर देखिए एक बार। बट येस इन अ शॉर्ट टर्म मैं अभी बता दूं, जो 100 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है वो आपकी स्पीड है, बेस मीन्स आपका बेस बैंड सिग्नल है, ये सिग्नलिंग की आपकी टेक्नोलॉजी है, बेस बैंड ब्रॉडबैंड,
और fx आपका डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है फाइबर को। तो ये फाइबर की केबल की बात हो रही है जिसकी स्पीड कितनी है 100 Mbps, राइट। ओके, तो ये इथरनेट के अंदर आता है आपका, ये यहाँ पे लिखा है। फुल डुप्लेक्स में और हाफ डुप्लेक्स में हमसे डिफरेंस पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फुल डुप्लेक्स देखिए क्या करता है, आपका सेंडिंग एंड रिसीविंग सिंगल केबल पे सेम टाइम पे हो पाती है। आप डाटा सेंड भी कर सकते हैं, आप डाटा रिसीव भी कर सकते हैं सिंगल केबल से। और हाफ डुप्लेक्स में या तो आप ट्रांसमिट कर सकते हैं या सिर्फ आप रिसीव कर सकते हैं। एक और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बताता हूँ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स में। जैसे ये अगर लिंक होता आपका हाफ डुप्लेक्स वाला, इसकी स्पीड है लिंक की आपकी 100 Mbps, तो इसकी एक्चुअल स्पीड और वर्चुअल स्पीड कितनी हुई 100 Mbps। लेकिन मान लो ये लिंक होता आपका फुल डुप्लेक्स, तो ये सेंड भी कर पा रहा है 100 Mbps से और रिसीव भी कर पा रहा है 100 Mbps से, तो वर्चुअली टोटल स्पीड इसकी कितनी हुई 200 Mbps। तो ये एक मेजर डिफरेंस है आपका फुल एंड हाफ डुप्लेक्स में, राइट। ओके देन MTU क्या है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन या ट्रांसफरेबल यूनिट। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म है, और कंफ्यूजिंग इसलिए है कि जब अगर आपको सिंगल MTU डिफाइन करने को बोले तब तो आपको लगेगा कि ठीक है, लेकिन फिर आपसे बोल दे अगर कोई कि अगर ये MTU है तो फ्रेम साइज़ क्या है, समझिए ज़रा इसको। तो फ्रेम स्ट्रक्चर, अब आप बोलेंगे कि सर आप हर एक बार वीडियो देखने को बोल देते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है एक क्लियर, अगर आपको बिल्कुल इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना किसी भी टॉपिक की, तो उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई स्टडी मटेरियल, कोई वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, कोई ना कोई मटेरियल ज़रूर पढ़ना चाहिए। आई वुड रेकमेंड, हाईली रेकमेंड। अच्छे लेवल के इंटरव्यूज़ अगर आपको या फिर एग्ज़ाम भी क्लियर करने हैं तो दिस इज़ द ओनली वे आई थिंक। अच्छा, तो MTU मतलब समझिए, MTU क्या है, आपका एप्लीकेशन लेयर से डाटा आया, हेडर ऐड हुआ, फिर वो आपका आया कौन सा, प्रेजेंटेशन लेयर से। तो प्रेजेंटेशन लेयर पे उसने अपना हेडर किया, सेशन लेयर पे आया, उसने अपना हेडर ऐड किया, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, ऐसे आते आते कहाँ पे आएगा, डाटा लिंक लेयर पे। तो डाटा लिंक लेयर भी जो रिसीव करती है ऊपर से, तो एक्चुअल डाटा साइज तो आपका अनचेंज्ड है ना, वही आया डाटा यूनिट, उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा हेडर ऐड करने पड़ रहे हैं। देखिए मैं थोड़ा सा और एग्जांपल दूं आपको यहाँ पे, तो ये इमेज एक बार आप देखिए ज़रा रेफरेंस के लिए। तो एक्चुअली क्या होता है, हमने नेटवर्क में ये कंप्लीट डाटा भेजना था, देख पा रहे हैं। मान लो कोई 1 GB की 10 GB की वीडियो है, या फिर आपका 500 MB का कोई डॉक्यूमेंट, कुछ भी हो सकता है। अब आपको पता है वो आप एक साथ इतना नहीं भेज सकते ना नेटवर्क में, छोटे छोटे आपको टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा उसको, और कई लोग उसको सेगमेंट बोलते हैं, पैकेट बोलते हैं, या फिर फ्रेम। तो अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, हम सिर्फ क्या बात करते हैं, देखिए जब वो पैकेट सेगमेंट बनते हैं ना, वो तब बनेंगे जब उनके साथ किसी लेयर का कोई हेडर लगेगा। फिलहाल इनको क्या बोला जाता है, कंप्लीट तो डाटा है और छोटे छोटे पार्ट को बोलते हैं डाटा यूनिट या DU। जब ये DU आपका आता है एप्लीकेशन लेयर पे, इसके साथ हेडर ऐड हुआ, फिर जब ये आएगा हेडर प्लस DU, आपका हेडर किसका था, एप्लीकेशन लेयर का, फिर प्रेजेंटेशन लेयर पे आएगी तो ये लेयर अपना हेडर लगाएगी। इस तरह से हर एक लेयर अपना हेडर 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 ऐसे लगाती चली जाएगी। और आपकी डाटा लिंक लेयर पे हेडर के साथ साथ ट्रेलर भी ऐड होगा, राइट। ये मैंने थोड़ा गलत किया हुआ है, नेटवर्क पे लगाया, ये कहाँ लगेगा, डाटा लिंक लेयर पे। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये इनकैप्सुलेशन है। यहाँ से देखिए ये जो DU है ये तो सेम है ना हर जगह, ये है मेन डाटा तो जो हमने भेजना था नेटवर्क में। ये वाले तो सिर्फ हमने एड्रेसेज लगाए हैं ताकि आपको IP का पता रहे, मैक का पता रहे कहाँ पे भेजना है, पोर्ट नंबर का पता रहे, राइट। तो अब देखिए जो MTU है, वो MTU सिर्फ ये वाला पार्ट है कि आप कितना डाटा भेज सकते हैं नेटवर्क में मैक्सिमम। तो इसका साइज होता है 1500 बाइट। फिर अगर कोई आपसे बोले फ्रेम साइज, तो वो है अलग चीज़। ये जो टोटल आपका MTU रहेगा, मीन्स ये डाटा यूनिट का साइज, पेलोड भी बोलते हैं इसको। और फिर आप जो हेडर लगाएंगे, फिर आप जो ट्रेलर्स लगाएंगे, इस लेयर के भी, डाटा लिंक लेयर के भी और ऊपर वाले लेयर्स के भी, उन सबका टोटल साइज मिला के आपका बनता है फ्रेम साइज। तो MTU आपका है 1500 बाइट, फ्रेम साइज आपका 1518 से लेके 1526 या 1542 बाइट भी हो सकता है। उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी फ्रेम स्ट्रक्चर वाली वीडियो, राइट। उसमें पता चलेगा कि कैसे आपका 6 बाइट का डेस्टिनेशन मैक ऐड होता है, 6 बाइट का आपका सोर्स मैक है, फिर आपका VLAN टैग है, फिर आपका उसमें SFD है, आपका इंटरलीव गैप, बहुत सारी टर्म्स रहती हैं, राइट। टोटल मिला के आपका मिनिमम 18 बाइट के हेडर ऐड होते हैं और मैक्सिमम 42 बाइट के हेडर।
ओके देन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कट थ्रू लैन स्विचिंग कैसे काम करता है। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में, तो क्विक रेफरेंस के लिए बता देता हूँ जल्दी से। जो आपके कोर स्विचेज हैं, जैसे ही वो कोई फ्रेम रिसीव करते हैं तो वो पूरा फ्रेम जो 1500 बाइट समथिंग का फ्रेम आएगा उसको रिसीव करके प्रोसेस करके आगे आउटपुट नहीं देंगे, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। वो सिर्फ डेस्टिनेशन मैक चेक करेंगे, और मैक एड्रेस कितने का होता है 6 बाइट का। सिर्फ वो उतने 1500 समथिंग बाइट में से डेस्टिनेशन मैक के 6 बाइट को चेक करके वो देखेगा अच्छा ये डेस्टिनेशन है, तो पूरे नेटवर्क में जहाँ पे भी वो होगा वो उधर भेज देगा उस वाले डेस्टिनेशन पे। हाँ, वो अलग बात है कि कोर लेयर से पहले डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विच पे जाएगा फ्रेम, फिर वहाँ से आपका वीलैन्स के थ्रू होते हुए एक्सेस लेयर पे जाएगा, फिर वहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग या यूनिकास्टिंग बहुत सारी चीज़ें आती है। तो स्विचिंग अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं अच्छे से तो ये वाला पार्ट समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके देन, फिर बात करता है आपका लेटेंसी। देखिए लेटेंसी मीन्स लेट। नेटवर्क में लेटेंसी होने का मतलब है लिंक की लेटेंसी। लिंक में कैसे, आपने मान लो अभी मैं बात करूं कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली, आपने बोला कि सर ये कीजिए, और फिर मैं उस काम को करूं, तो थोड़ा तो गैप होगा ना टाइम का। उसी को बोलते हैं लेटेंसी नेटवर्क की टर्म में। एक लिंक पे डाटा आया और उस लिंक ने डाटा को आगे फॉरवर्ड किया, वो जो गैप है दैट इज योर लेटेंसी। समझ पा रहे हैं? तो काइंड ऑफ प्रोसेसिंग डिले आप इसको बोल सकते हैं। तो इज द अमाउंट ऑफ टाइम डिले दैट मेजर्स द पॉइंट फ्रॉम, आप ये देख लीजिएगा, ठीक है, बार बार टाइम नहीं लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं यूटिलाइजिंग रिप, व्हाट इज द लिमिट व्हेन इट कम्स टू द नंबर ऑफ हॉप्स। हमने लास्ट वीडियो में रिप के उसकी बात की थी, आपके मैट्रिक की। तो मैट्रिक क्या है रिप की? आपका होप काउंट। अच्छा, होप काउंट का मतलब क्या हुआ कि राउटर कितने क्रॉस करने पड़ रहे हैं आपके पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। तो ये एग्जांपल मैंने दिया था आपको। यहाँ से आपको होप काउंट 2 है, 1 2, इधर से 1 2 3, या तो ऐसे काउंट कर लो या फिर ऐसे देख लो, यहाँ तक पहुँचना था तो पैकेट यहाँ से चलेगा, तो ये तो काउंट होगा नहीं। 1 होप 1 राउटर, सेकेंड राउटर सेकेंड होप, थर्ड राउटर थर्ड होप, आगे राउटर आया नहीं, तो 3 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये इस तरह से आपका टोटल 15 होप काउंट्स है। 15 मीन्स 0 भी जिसमें काउंट हो रहा है और 15 तक, टोटल 16 बनते हैं। ओके देन, तो 16 के बाद जैसे ही कोई और आप राउटर लगाते हैं वो आपका अनरीचेबल होगा। तो आप अगर रिप पे प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो ये आपको एक प्रैक्टिकल दे सकता हूं मैं, 1 and 2 3 4 5 6, इस तरह से आप लगातार देखिए कितने नंबर ऑफ राउटर लगाएंगे और उनके बीच में लिंक लगाएंगे तो कहाँ तक आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। यहाँ से यहाँ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो ऐसे आप अगर 15 राउटर तक लेके जाएंगे तो ये होप काउंट कितना हुआ, 1 2 3 4, ऐसे काउंट करते रहिए, देखिए आप कहाँ तक कनेक्टिविटी ले सकते हैं। 16वें नंबर वाले राउटर पे कनेक्टिविटी आएगी या नहीं आएगी, 17वें पे आएगी कि नहीं आएगी, आप खुद आंसर करिए। ओके, तो 20th नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है उसमें क्वेश्चन क्या है कि फ्रेम रिले। देखिए फ्रेम रिले आपकी वैन टेक्नोलॉजी है जो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो मल्टीपल आपके एंटरप्राइजेज हैं वो यूज़ करते हैं। अच्छा, फ्रेम रिले को थोड़ा सा मैं अगर इस एंगल से समझाऊं, पहले तो आप लैन का और वैन का अपना डिफरेंस एक क्लियर रखिए। लैन मीन्स क्या है आपका स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया, पहला पार्ट ये। दूसरा क्या हुआ, आपकी अपनी केबलिंग्स है, आपका अपना ऑथोराइजेशन है वहाँ पे। लेकिन जैसे ही मान लो मुझे मेरी एक ब्रांच बेंगलोर में है, एक मेरी ब्रांच मुंबई में है, दोनों ब्रांचेस का प्राइवेट डाटा, समझिए ध्यान से सुनिए, दोनों ब्रांचेस में मेरे सर्वर लगे हैं, प्राइवेट सर्वर है, मेरा प्राइवेट डाटा है, वो मुझे एक्सेस करवाना है। देखिए आजकल तो लोग क्या है वीपीएन यूज़ करते हैं, एक साइड राउटर या फायरवॉल मेरी बेंगलोर की लोकेशन पे है और एक मुंबई की लोकेशन पे मेरी फायरवॉल या राउटर है। दोनों पे मैं इंटरनेट का कनेक्शन लेता हूँ आईएसपी से और उस पर वीपीएन कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। वही सेम काम हो रहा है जो फ्रेम रिले से होता था। तो यही काम फ्रेम रिले में कैसे होना है कि आप जो है अपनी केबल मत बिछाइए वैन क्रिएट करने के लिए बेंगलोर और मुंबई के बीच में। वहाँ पे ऑलरेडी उस साइड की कोई आईएसपी है, मान लो वोडाफोन है या आपका एयरटेल है, आप उनको बोलिए कि इस तरह से मुझे ना अपने दोनों प्राइवेट जो क्या बोलते हैं ब्रांचेज हैं, एक आपका बेंगलोर एक मुंबई, उनको कनेक्ट करके प्राइवेट डाटा भेजना है। यहाँ पे बार बार मैं बोल रहा हूँ प्राइवेट, पब्लिक नहीं। पब्लिक के लिए तो आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। वो क्या करेंगे, उनकी जो अपनी केबलिंग उन्होंने इंटरनेट के लिए बिछाई हुई थी ना शेयर्ड वाली, वो आपको डायरेक्टेड 1 to 1 लीज पे दे देंगे। लीज लाइन अगर आपने नाम सुना हो, ये वही है।
तो सीरियल लिंक्स के थ्रू आप अपना डाटा भेज सकते हो, समझ पा रहे हैं। सो दैट इज़ आपका ये क्या रहेगा, पहला तो क्या है, महंगा पड़ता है। जो फ्रेम रिले डेडिकेटेड वैन टेक्नोलॉजीज़ है, ये इसका डिसएडवांटेज बता रहा हूँ, महंगी है। और दूसरा, इन पे स्पीड उतनी नहीं मिलती जितनी आजकल की जो MPLS और ये बाकी सारी चीज़ें हैं, ये जितनी स्पीड देती है। तो आई थिंक 45 Mbps 100 Mbps उतनी स्पीड आपकी फ्रेम रिले देता है, ज़्यादा भी है। बट जो क्या बोलते हैं, एक पॉपुलर फ्रेम रिले लिंक्स हैं वो 45 to 100 Mbps। आप गूगल करके भी देख सकते हैं कि यस, अभी लोग फ्रेम रिले यूज़ करते हैं, या MPLS यूज़ हो रहा है, या फिर MPLS के बाद भी कोई और टेक्नोलॉजी आपकी आ चुकी है। तो यस, हम कभी बात करेंगे SD वैन और इन सब सारे कंसेप्ट्स की। तो जो अभी नेटवर्क में यूज, देखिए ना तो फ्रेम रिले पे हाल फिलहाल काम चलता है, ना आपका MPLS चलता है, लेकिन फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजीज़ की आप बात करेंगे, दैट इज़ SD वैन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल हम बेसिक्स एक बार इस CCNA लेवल को क्लियर करें, फिर CCNP और आगे फिर बात करते हैं। बहुत ब्रिलियंट आगे सब कुछ होने वाला है, राइट। तो फ्रेम रिले वैन टेक्नोलॉजी, प्राइवेट लाइंस बिछानी है, आपको नहीं बिछानी, ISP ने पहले से बिछा रखी है, वो आपको यूज़ करनी है और उसका पे करना है आपको, दैट्स इट। ओके देन, सो इस वीडियो में आई थिंक इतना ही। ये 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, अगली वीडियो में बात करेंगे हम बाकी सारे क्वेश्चंस की, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।